बच्चों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल यूपी फिजिक्स 11 में। आज हम कल के वीडियो के आगे हम शुरू करेंगे, क्योंकि कल के वीडियो में जो निर्देश तंत्र के बारे में समझा रहे थे वो पूरा नहीं हो पाया था। तो कल के वीडियो में हमने निर्देश तंत्र के बारे में बताया था। तो निर्देश तंत्र क्या होता है इसको थोड़ा समझते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। तो निर्देश तंत्र एक्चुअल में क्या होता है कि जब हम किसी वस्तु की गति का वर्णन करते हैं तो हम उसको देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, है ना। और ऑब्जर्व करने के लिए हमें किस चीज की जरूरत पड़ती है? एक तो मूल बिंदु, निर्देशांक अक्ष और समय। यानी हम जहां बैठे हुए हैं उस स्थान से हम निर्देशांक अक्ष को जो है अटैच कर लेते हैं। समय भी होता है हमारे पास समय मापन करने के लिए, और हम देखते हैं कि वस्तु की स्थिति में परिवर्तन हो रहा है हम जहां बैठे हैं उस जगह से। तो ये और किस दिशा में हो रहा है? हो सकता है वस्तु का वेग बढ़ रहा हो लगातार। तो इन सब बातों का निरीक्षण करने के लिए हमें उस जगह, उस निर्देश तंत्र की जरूरत पड़ती है जिसके सापेक्ष हम वस्तु की गति को बताना चाह रहे हैं, वर्णन करना चाह रहे हैं। तो जहां से बैठ करके हम किसी वस्तु की गति का वर्णन कर रहे हैं तो उसको वर्णन हम तभी कर पाएंगे जब हमारे पास जो है क्या होना चाहिए? निर्देशांक अक्ष, समय मापने के लिए इंतजाम होना चाहिए। तभी तो हम देख पाएंगे कि समय के साथ किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन हो रहा है या नहीं हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये सब बातें। और हम क्या करेंगे? हम जहां बैठे हैं उसके सापेक्ष वस्तु की स्थिति, गति आदि का वर्णन करेंगे। तो जहां हम बैठे होंगे वही एक निर्देश तंत्र हो जाएगा। तो ये निर्देश तंत्र दो तरह का होता है। एक तो होता है जड़त्वीय निर्देश तंत्र, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है कि वह निर्देश तंत्र जहां न्यूटन के गति के नियम को सफलतापूर्वक उपयोग में लाया जा सके, उसे हम जड़त्वीय निर्देश तंत्र कहेंगे। बोर्ड पे मैंने लिख रखा है ऐसे निर्देश तंत्र जिनमें न्यूटन के नियमों का सफलतापूर्वक उपयोग किया जा सके, उन्हें जड़त्वीय निर्देश तंत्र कहते हैं। जैसे वे निर्देश तंत्र जो स्थिर अवस्था में हो या एक समान गति से एक दिशा में गतिमान हो। तो ये जो है निर्देश तंत्र जो होंगे वो जड़त्वीय निर्देश तंत्र होंगे। जरा ध्यान से समझने की जरूरत है। यहां पर मैं उदाहरण से समझाऊंगा कि ये जड़त्वीय निर्देश तंत्र क्या हुआ। जैसे उदाहरण के लिए मान लिया एक गाड़ी स्टेशन पे खड़ी है और गाड़ी में हम बैठे हैं। हम किसी वस्तु को देख रहे हैं जो प्लेटफॉर्म पे रखी है। अब प्लेटफॉर्म पे रखी वस्तु पर लगने वाले बल को जरा देखते हैं। ये गाड़ी में कौन है? ऑब्जर्वर है जो निरीक्षण कर रहा है, वर्णन करना चाह रहा है। तो देखते हैं कि गाड़ी के डिब्बे में, जो कि गाड़ी का डिब्बा देखिए गाड़ी खड़ी है, चल नहीं रही है, स्थिर वाला, हम ये पहले वाला ले रहे हैं निर्देश तंत्र, स्थिर अवस्था में हो।
स्थिर अवस्था में हमारा गाड़ी का डिब्बा है और हम प्लेटफॉर्म पे रखी किसी वस्तु को देख रहे हैं। ये प्लेटफॉर्म पे रखी हुई वस्तु है। इस पर लगने वाले बल को पहले देखिए। तो इसका भार नीचे की तरफ लग रहा है, W बराबर mg, और इस प्लेटफॉर्म के तल का प्रतिक्रिया बल ऊपर की तरफ लग रहा है। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि R बराबर mg है। इसका मतलब R माइनस mg बराबर 0 है, अर्थात इस वस्तु पर जो परिणामी बल का मान 0 है। दो बल लग रहे थे, दोनों का परिणामी मान 0 आ गया, अर्थात यह वस्तु यदि स्थिर अवस्था में है तो स्थिर अवस्था में रहेगी, जैसा कि हमें न्यूटन का नियम बताता है। तो हम समय के साथ 2 मिनट बाद मैंने देखा तो हाँ देखा कि अरे ये तो वस्तु स्थिर अवस्था में है। तो न्यूटन का नियम लग गया कि जो वस्तु स्थिर अवस्था में है वो स्थिर अवस्था में रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। तो बाह्य बल जो लग रहे थे बल, हमने देखा उनको और उनका परिणामी मान तो 0 आ गया। इसका मतलब इस पर जो परिणामी बलों का मान जब 0 है तो ये वस्तु स्थिर अवस्था में है और समय के साथ स्थिर अवस्था में रह रही है। इसका मतलब जहां हम बैठे हैं, कहां बैठे हैं? गाड़ी के डिब्बे में, जो कि डिब्बा खड़ा हुआ है, गाड़ी खड़ी है। अच्छा, इसका मतलब हमने डिब्बे में बैठ करके न्यूटन का पहला नियम इसमें लगा दिया और वो सफलतापूर्वक रिजल्ट सही आ गया। अब दूसरा केस लेते हैं, जब एक समान गति से एक दिशा में गतिमान है। मान लिया अब क्या हुआ कि गाड़ी जो है का डिब्बा, गाड़ी चलने लगी, लेकिन एक समान से गाड़ी जा रही है ना? एक समान से गाड़ी, समान गति से गाड़ी इधर की तरफ जा रही है, गति समान है, समान गति है। समान गति से डिब्बा धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। फिर हमने उसी वस्तु को देखा, अभी भी वही बल इस पर लग रहे हैं, लेकिन ये वस्तु भी दूसरी दिशा में गति कर रही है। हमने अनुभव किया कि गाड़ी तो इस दिशा में जा रही है और ये वस्तु जो है पीछे की तरफ जाने लगी, लेकिन समान गति से जाने लगी। समान गति में भी क्या होता है कि न्यूटन का पहला नियम कहता है कि जो वस्तु गतिमान है वो उसी गति से उसी दिशा में चलती रहेगी। कब तक? जब तक कि बाह्य बल न लगाया जाए। तो गाड़ी तो हमारी चल रही है, हम फिर से उस चीज को देख रहे हैं, उसी वस्तु को हमने देखा, वही बल लग रहे हैं और परिणामी बल फिर से 0 है। तो इसका मतलब यदि वस्तु गतिमान है तो कोई दिक्कत नहीं है, गतिमान है तो गतिमान बनी रहेगी। यही तो न्यूटन का पहला नियम बताता है। हमने इस केस में भी, इस स्थिति में भी हमने न्यूटन का पहला नियम लगा दिया, क्योंकि हमारा डिब्बा जो है आगे की तरफ जा रहा था। तो हमने अनुभव किया कि ये जो वस्तु है पीछे की तरफ जा रही है और समान गति से जा रही है। तो समान गति से जा रही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि न्यूटन का पहला नियम तो यही बताता है कि यदि कोई वस्तु गतिमान है तो उसी गति से चलती रहेगी उसी दिशा में। कब तक? जब तक कि बाह्य बल न लगाया जाए। तो बाह्य बल तो नहीं लग रहा था, समान गति से जा रही है, तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आगे समझिएगा ध्यान से। अब हम दूसरा निर्देश तंत्र लेते हैं और फिर हम इसी बात को, इसी उदाहरण को आगे बढ़ाएंगे।
तो दूसरा निर्देश तंत्र जो होता है वो अजड़त्वीय निर्देश तंत्र है, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ऐसे निर्देश तंत्र जिनमें न्यूटन के नियमों का उपयोग न किया जा सके अजड़त्वीय निर्देश तंत्र कहलाते हैं। जैसे त्वरित निर्देश तंत्र, यानी जहां पर हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, जहां से वो उसमें त्वरण हो, एक समान त्वरण से वो आगे बढ़ रहा हो, और या कोई ऐसा निर्देश तंत्र हो जो घूर्णन कर रहा हो, एक समान गति से ऐसे घूम रहा हो। तो ऐसे जो तंत्र होंगे वो अजड़त्वीय निर्देश तंत्र होंगे। इनमें बैठ करके हम न्यूटन के नियमों को अप्लाई नहीं कर सकते। अब देखिए, जरा समझिए, पहली वाली बात दिमाग में रखिएगा। अब देखिए, गाड़ी जो थी पहले तो एक समान वेग से जा रही थी, अब जो है उसकी स्पीड बढ़ने लगी, मतलब उसमें त्वरण उत्पन्न हो गया। गाड़ी जो जा रही है इधर की तरफ, उसमें त्वरण हो गया, एक समान गति न रह करके उसकी गति लगातार बढ़ रही है, मतलब त्वरण है। और ये दिमाग में रखना है कि जहां त्वरण है वहां बल जरूर लगना चाहिए, बिना बल के त्वरण उत्पन्न ही नहीं किया जा सकता। त्वरण है तो बल जरूर है, ठीक है। त्वरण के लिए बल होना जरूरी है, न्यूटन का दूसरा नियम है। अब देखते हैं उसी वस्तु को फिर से। अब गाड़ी तो आगे जा रही है, उसका वेग लगातार बढ़ता चला जा रहा है। जब हमने इस वस्तु को देखा तो हमने पाया कि ये वस्तु भी पीछे की तरफ जो है त्वरित गति से जा रही है, मतलब इसमें भी त्वरण उत्पन्न हो गया। जब हमारी गाड़ी आगे जाने लगी, जहां से हम इस वस्तु को देख रहे थे, तो उसमें त्वरण था, गाड़ी में त्वरण हो गया, वेग लगातार बढ़ रहा है, इंजन बल लगा रहा है, इसलिए उसका वेग लगातार बढ़ रहा है। लेकिन जब हमने इस वस्तु को देखा तो पाया कि बल तो अभी भी उतने ही लग रहे हैं, उसका भार नीचे की तरफ लग रहा है वस्तु का, और उसका प्रतिक्रिया बल अभी भी लग रहा है ऊपर की तरफ है। तो इसमें भी R माइनस एम जी बराबर 0 फिर से आ गया। R माइनस एम जी बराबर 0 मतलब इस वस्तु पर जो परिणामी बल जो लग रहे थे उनका टोटल जो है योग जो है वो 0 आ गया। लेकिन वस्तु त्वरित हो रही है, बल नहीं लग रहा है, बल परिणामी बल का मान 0 आ गया और वस्तु का वेग लगातार बढ़ता चला जा रहा है। तो ये तो फिर न्यूटन के दूसरे नियम के अनुसार तो ये बात गलत सिद्ध हो गई कि न्यूटन का नियम कहता है कि F बराबर होता है द्रव्यमान गुणा त्वरण। त्वरण तभी उत्पन्न होगा जब बल लगेगा, और इस वस्तु पर तो कोई बल तो लगा नहीं। भाई गाड़ी में तो इंजन है, इंजन बल लगा रहा है, उसका वेग लगातार बढ़ता चला जा रहा है। इसका मतलब अब हम जहां बैठे हैं वो निर्देश तंत्र कैसा है? त्वरित निर्देश तंत्र है। एक समान त्वरण से गाड़ी आगे बढ़ती चली जा रही है, और वहां से जब हमने इस वस्तु को देखा तो हमने पाया कि ये भी त्वरित हो रही है जबकि बल तो लग नहीं रहा। इसका मतलब हम अब इसी स्थिति में यहां न्यूटन का नियम लगा ही नहीं सकते। न्यूटन का नियम कहता है कि बल तो जरूर लगना चाहिए था इस वस्तु पर। तो जहां से एक त्वरित डिब्बे के अंदर बैठ करके यदि हम इसको देख रहे हैं तो न्यूटन का नियम नहीं लगा पा रहे हैं। अर्थात तो यदि कोई निर्देश तंत्र जहां से हम किसी वस्तु की गति को ऑब्जर्व कर रहे हैं, देख रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं, वहां न्यूटन का नियम नहीं लग पा रहा है, तो इसका मतलब
जो है वो अजड़तीय निर्देश तंत्र होगा। तो हमारी बात समझ में जहां तक है आ गई होगी। और इस प्रकार से देखिए, पृथ्वी एक तरह से तो अजड़तीय निर्देश तंत्र हुआ, क्योंकि पृथ्वी लगातार घूर्णन कर रही है ना। लेकिन यहां ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि हम कहां बैठे हैं, पृथ्वी पर ही हैं, और जब हम दूसरी चीजों को देख रहे हैं वो भी सब पृथ्वी पर ही होती हैं। इसलिए पृथ्वी को हम एक जड़तीय निर्देश तंत्र मानते हैं, पृथ्वी को। तो इस तरह से ऐसे निर्देश तंत्र जहां हम न्यूटन के नियमों का उपयोग नहीं कर पाते हैं, वो अजड़तीय निर्देश तंत्र कहलाते हैं। और जिनसे ऐसे निर्देश तंत्र, ऐसी जगहें जहां हम से न्यूटन का नियम अप्लाई कर सकते हैं, सफलतापूर्वक लगा सकते हैं, तो वो निर्देश तंत्र जो है जड़तीय निर्देश तंत्र कहलाएंगे। तो ये हो गया अजड़तीय निर्देश तंत्र और जड़तीय निर्देश तंत्र। हालांकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, लेकिन इसको समझना, क्योंकि टिपिकल प्रश्न है वो जो आएंगे कभी कभी पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो जरूर ही पूछे जाते हैं, वहां जो है अजड़तीय निर्देश तंत्र का यदि प्रश्न होगा तो हम जरूर कंफ्यूज हो जाएंगे। तो देखिए, आगे टाइम मिलता है तो हम इसको इससे संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो जो अभी तक हमने जो है पिछले वीडियो में पढ़ाया था, समझाया था, तो उससे संबंधित कुछ दैनिक जीवन के उदाहरण रह गए थे और वो परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो उनकी बात कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। तो वो क्या था, हमने न्यूटन का दूसरा नियम पढ़ाया, फिर हमने जो है आवेग पढ़ाया। तो उसी पर आधारित कुछ उदाहरण हैं, कुछ घटनाएं हैं, जैसे कि पहला है प्रश्न के रूप में पूछा जा सकता है कि क्रिकेट का खिलाड़ी कैच लेते समय अपने हाथ पीछे की ओर खींचता है, पीछे की ओर खींचता है। ऐसा क्यों करता है, क्यों? तो आप कहेंगे कि जिससे कम चोट लगे, ये तो कोई भी बता सकता है, लेकिन वैज्ञानिक रूप से फिजिक्स के आधार पर हमें इसका उत्तर देना है। तो हम इसको आवेग के आधार पर या न्यूटन के दूसरे नियम के आधार पर बता सकते हैं कि वो हाथ पीछे क्यों खींचता है। तो न्यूटन के दूसरे नियम से बताइए और चाहे आवेग के आधार पे बताइए, दोनों एक ही बात है। तो न्यूटन के दूसरे नियम से हमें मालूम है कि न्यूटन के दूसरे नियम से क्या है कि बल बराबर होता है, बल किसके बराबर होता है, संवेग परिवर्तन, वेग परिवर्तन बटे समय। अब देखिए, गेंद आ रही है और गेंद का वेग अंत में शून्य होना है,
तो गतिमान गेंद जब हाथ से टकराएगी तो वो खिलाड़ी उस गेंद को रोकेगा, मतलब उसका अंतिम संवेग शून्य हो जाएगा। टकराते समय उसका संवेग u था और अंतिम संवेग जो था वो शून्य हो गया। तो संवेग में कितना परिवर्तन हुआ? इतना हुआ। अब यदि वो अचानक रोक लेता तो समय का मान कम हो जाता। अचानक तुरंत रोक लिया उसने तो समय का मान कम हो गया। जब किसी भिन्न संख्या में हर का मान कम हो तो भिन्न छोटी होती है। भाई अब हमने कहा कि समय मान लिया, चलो इसको हम वैसे समझाते हैं। संवेग परिवर्तन मान लिया हो गया उसका 200 मीटर, देखिए किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, ये संवेग में परिवर्तन हो गया। समय उसको मान लिया, समय रोकने में उसने बस 2 ही सेकंड लगाए, 2 सेकंड के अंदर उसने रोक दी बॉल। तो अब बल कितना हो जाएगा? बल बराबर हो जाएगा 2 से भाग दे दिए, 100 न्यूटन का बल उसके हाथ पे लगा। ठीक है। अब यदि वो बॉल को जो है हाथ में लेते हुए पीछे की तरफ खींचेगा और मान लिया उसने अब की बार रोकने में 10 सेकंड लगा दिए, भाई हाथ पीछे को खींचा, समय बढ़ गया। तो समय जब बढ़ गया तो क्या हो गया? भाग दीजिए इसको। अब जो है केवल 20 न्यूटन का बल लगा उसके हाथ पे। तो पहले जब 2 सेकंड में उसने बॉल को रोक दिया तो 100 न्यूटन का हाथ पे बल लगा, और जब उसने हाथों को पीछे खींचा यानी बॉल को रोकने में समय लगा दिया तो अब केवल 20 न्यूटन का बल लग रहा है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि क्रिकेट का खिलाड़ी कैच लेते समय इसलिए हाथ पीछे खींचता है जिससे कि संवेग परिवर्तन में ज्यादा समय लगे। जितना ज्यादा समय लगेगा उतना उसके हाथों पर बल कम लगेगा। सीधी सी बात है। तो इसको नोट भी कर सकते हैं और ये तो हम बता सकते हैं कि इतना लिखिए और फिर जो है बताइए कि यदि वह गेंद को रोकने में अधिक समय लगाएगा तो न्यूटन के दूसरे नियम के अनुसार उसके हाथों में कम बल लगेगा। या कहें चोट कम लगेगी। तो ये बात क्लियर हो गई। यदि वो गेंद को रोकने में अधिक समय लगाएगा तो न्यूटन के दूसरे नियम के अनुसार उसके हाथों में कम चोट लगेगी। और न्यूटन का दूसरा नियम हमने लिख दिया है कि बल बराबर होता संवेग परिवर्तन बटे समय। दूसरा है कि जब दूसरा प्रश्न पूछा जा सकता है कि पक्के फर्श पर कूदने में अधिक चोट लगती है, अधिक पैरों में अधिक चोट लगती है, कूदने में पैरों में
अधिक चोट लगती है, अधिक चोट लगती है। क्यों? जब कोई हाई जंप करानी होती है तो नीचे बालू डाल देते हैं। ये भी पूछा जा सकता है कि बालू क्यों डालते हैं, है ना, या फोम के गद्दे वगैरह रख देते हैं। तो उस प्रश्न का या इसका एक ही आंसर है, और वो आवेग के आधार पे बताइए चाहे न्यूटन के दूसरे नियम के आधार पे बताइए। तो वहां भी क्या हो रहा है, जैसे ही हम कोई व्यक्ति पक्के फर्श पर कूदता है तो उसके पैर जो है तुरंत विरामावस्था में आ जाते हैं, यानी बहुत कम समय में जो है उसका जो है संवेग शून्य हो जाता है। टकराते समय काफी वेग था और मतलब अधिक संवेग था उसमें, और तुरंत 1-2 सेकंड के अंदर उसका संवेग शून्य हो गया। अर्थात बहुत कम समय में संवेग में परिवर्तन हुआ है, इसलिए बल अधिक लगेगा। जब हम नीचे कूदने वाली जगह पर या कच्चे फर्श पर कूदते हैं तो वो फर्श या वो फोम का गद्दा नीचे दबता है, तो हमारे पैर जो है कुछ ज्यादा समय लेते हैं स्थिर अवस्था में आने के लिए। यानी संवेग परिवर्तन जो होता है वो संवेग परिवर्तन की दर जो है वो कम हो जाती है, इसलिए बल कम लगता है। यानी यहां पर भी वही बात है, समय बढ़ गया। अचानक पैर यदि स्थिर अवस्था में आ जाएंगे तो समय कम होगा, जिससे कि संवेग जो परिवर्तन की दर है वो बहुत अधिक हो जाएगी और जिससे कि बल अधिक लगेगा। तो यहां पर भी हम लिख सकते हैं कि यदि पक्के फर्श पर क्या होता है, फर्श पर कूदने से हमारे पैर जो हैं अतिशीघ्र स्थिर हो जाते हैं। अतः यहां पर ये जरूर लिखना है कि न्यूटन के दूसरे नियम से संवेग परिवर्तन की दर अधिक होने के कारण अधिक चोट लगती है। पक्के फर्श पर कूदने से हमारे पैर अतिशीघ्र स्थिर हो जाते हैं तथा न्यूटन के दूसरे नियम से संवेग परिवर्तन की दर अधिक होने के कारण अधिक चोट लगती है। अपने ढंग से अपने शब्दों में लिखिएगा। उसी तरह से एक और है जिसमें हम संवेग का प्रभाव देखते हैं, और ये समझो आवेग के आधार पर बताया जा रहा है। आवेग के आधार पर आवेग बराबर क्या होता है, आवेग बराबर होता है संवेग परिवर्तन या औसत बल गुणा समय, औसत बल गुणा समय बराबर होता संवेग परिवर्तन। तो जैसे कि एक टेनिस की बॉल है और एक क्रिकेट की बॉल है, दोनों समान वेग से मान लिया टकराती हैं, हम उनको पकड़ने की कोशिश करते हैं, तो क्या होगा, क्रिकेट की बॉल ज्यादा बल लगाएगी
टेनिस की बॉल उतनी वेग से आती हुई टेनिस की बॉल कंबल लगाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि देखिए टेनिस की बॉल बहुत हल्की है, उसका द्रव्यमान कम है, जबकि क्रिकेट की बॉल का द्रव्यमान अधिक है। देखिए वेग तो दोनों में समान है, समान वेग से टेनिस और क्रिकेट की बॉल आकर के टकराती हैं। तो क्रिकेट की बॉल अधिक बल क्यों लगाती है? क्योंकि उसमें संवेग अधिक था, यानी द्रव्यमान गुणा वेग, द्रव्यमान अधिक होने की वजह से उसका संवेग अधिक था। टकराने पर दोनों शून्य, वेग शून्य हो गया। तो संवेग परिवर्तन देखा जाए तो किसमें ज्यादा हुआ? क्रिकेट की बॉल में, क्योंकि क्रिकेट के बॉल का जो वेग था वो तो उतना ही था, लेकिन उसका द्रव्यमान अधिक होने की वजह से उसमें संवेग में परिवर्तन अधिक हुआ। और संवेग परिवर्तन जितना ज्यादा होगा उतना ही अधिक बल लगेगा। ये हम न्यूटन के दूसरे नियम से जानते हैं। इस तरह से बहुत सारे उदाहरण हैं कि जिसमें कि हम ये बता सकते हैं कि यदि संवेग अधिक है तो उसको उसको रोकना मुश्किल होता है। जैसे मान लिया कोई भारी वाहन है ना, और वो गति कर रहा है, धीरे ही चल रहा है, यदि हम उसको पकड़ करके रोकना चाहें तो नहीं रोक पाएंगे, है ना। वो मान लिया इंजन ऑफ कर दिया, फिर वो फिसलता हुआ मान लिया जा रहा है, हम रोकना चाहें तो कैसे रोक पाएंगे? क्योंकि उसमें संवेग बहुत अधिक है। जबकि उतने ही वेग से गतिमान कोई गेंद है, उसको तो हम आसानी से रोक लेंगे, है ना। तो संवेग परिवर्तन कितना करना है? यदि पहले से ही वस्तु में संवेग अधिक है तो हम उसका संवेग हम शून्य करना चाह रहे हैं, तो संवेग परिवर्तन अधिक करेंगे तो अधिक बल लगाना ही पड़ेगा। अब कुछ बात करते हैं जो कि रेखीय संवेग संरक्षण के नियम पर आधारित हैं। वो हैं जैसे कि किसी बंदूक को जब फायर किया जाता है ना, जब किसी बंदूक से फायर किया जाता है तो बंदूक पीछे की ओर भागती है ना। प्रश्न है, फायर करने पर बंदूक का पीछे की ओर गति करना, तो ये पीछे की ओर क्यों गति करती है? तो हम यहां पर संवेग संरक्षण के नियम के आधार पर इसको हम समझा सकते हैं कि माना जो है बंदूक का द्रव्यमान जो था कैपिटल एम है, ये हमने इसको कैपिटल एम माना, और उसके बंदूक के अंदर जो गोली भरी हुई है, गोली का द्रव्यमान हमने मान लिया स्मॉल एम। सभी कुछ स्थिर अवस्था में है। प्रारंभिक वेग, दोनों का प्रारंभिक वेग जो है, दोनों का प्रारंभिक वेग शून्य है, लेकिन फायर करने के बाद क्या हुआ? बंदूक का वेग जो है का वेग हो गया कैपिटल V, और गोली का वेग
लिया स्मॉल बी है। तो फायर से पहले संवेग कितना था? फायर से पहले दोनों का संवेग बराबर होना चाहिए फायर के बाद दोनों का संवेग। मतलब फायर से पहले संवेग कितना था? शून्य। शून्य बराबर होना चाहिए फायर के बाद दोनों का संवेग कितना हो गया। देखिए बंदूक का द्रव्यमान m है, उसका वेग भी है, इतना हुआ बंदूक का संवेग, प्लस गोली का संवेग इतना हुआ। तो जब पहले संवेग शून्य था तो बाद में जो संवेगों का योग आया वो भी शून्य होगा, उनका टोटल भी। यही तो संवेग संरक्षण का नियम बताता है कि बाह्य बल की अनुपस्थिति में किसी भी निकाय का संवेग संरक्षित रहता है। तो हमने वही किया कि पहले दोनों का संवेग निकाला, गन और गोली का, और फिर बाद में दोनों का संवेग निकाला। तो हमें पता लगा, इसको इधर ले जाइए तो ये एम वी बराबर हो जाएगा माइनस एम वी। तो ये हो गया v बराबर हो गया माइनस एम वी बटे v। इतने वेग, सॉरी यम आ गया कैपिटल एम, ये जो है इतने वेग से जो गन है, जो बंदूक है, वो पीछे की तरफ जाएगी। ये ऋणात्मक चिन्ह प्रदर्शित कर रहा है कि जो बी यानी बंदूक के वेग की दिशा है वो गोली के वेग की दिशा के विपरीत होगी, और कितनी होगी वो हम इससे निकाल सकते हैं। तो इस वेग से, इतने वेग से गोली पीछे की तरफ जाती है। संवेग संरक्षण के नियम के अनुसार जो बंदूक का वेग होगा वो गोली के वेग के विपरीत होगा, और कितना होगा वो तो इतना निकाल दिया। इस पर कोई प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि कितने वेग से बंदूक पीछे की ओर जाएगी। यदि गोली का वेग दिया गया है, गोली का द्रव्यमान दिया गया है, बंदूक का द्रव्यमान दिया गया है, तो इसको निकाला जा सकता है। और ये तो मालूम है कि रॉकेट जो है वो संवेग संरक्षण के नियम के आधार पर ही चलता है। जब रॉकेट में फायर किया जाता है, पीछे की तरफ गैस जलाई जाती हैं, तो गैसें तेजी से निकलती हैं पीछे की तरफ, और उसी के अनुसार जो है रॉकेट आगे बढ़ता है। और इसी तरह से हम किसी नाव से कूदते हैं, तो नाव का कूदना या ये जो रॉकेट का चलना, ये न्यूटन के तीसरे नियम से भी समझाया जाता है, और संवेग संरक्षण के नियम से भी समझाते हैं कि नाव से जब हम कूदे तो कूदने से पहले नाव और मेरा संवेग शून्य था, है ना। जब हम कूदे तो क्या हुआ कि हम किसी वेग से बाहर की तरफ नाव से आ गए। अब उसके विपरीत दिशा में नाव गति करने लगती है। वो जैसे यहां हो रहा है कि किस गति से बंदूक पीछे की तरफ जाएगी, वही स्थिति वहां पर भी है कि नाव जो है पीछे की ओर गति करती है, हम जिस दिशा में कूदते हैं उससे विपरीत दिशा में जाती है। तो ये साधारण क्वेश्चन है, किसी भी बुक से पढ़ सकते हैं, और हाँ परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, है ना। उसी तरह से जब कोई बम फटती है, टुकड़े टुकड़े बिखर जाते हैं, लेकिन उस स्थिति में भी संवेग संरक्षित रहता है। वो जो टुकड़े इधर उधर जाते हैं वो इस तरह से जाते हैं कि बम का संवेग जो है फटने से पहले शून्य था, और फटने के बाद भी
सभी कणों का, सभी जितने भी उसके खंड हुए हैं, सभी का टोटल संवेग जो है शून्य रहेगा। इसीलिए वो विभिन्न दिशाओं में जाएंगे और टोटल मिलाकर के उनका जो संवेग करेंगे सारे टुकड़ों का, वो शून्य आएगा। तो इसीलिए वो विभिन्न दिशाओं में जाते हैं, एक ही दिशा में नहीं टुकड़े जाते हैं। चलिए, ये बात हो गई संवेग और दूसरे नियम पर आधारित कुछ दैनिक जीवन से संबंधित उदाहरण। अब बात करते हैं अगले टॉपिक की, जो कि घर्षण है। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, घर्षण। और घर्षण बल सब अनुभव किया होगा अपने दैनिक जीवन में। जब कोई वस्तु गति करती है, मान लिया गेंद लुढ़क रही है, हम क्या देखते हैं, गेंद लुढ़कने के बाद मैंने लुढ़का दी, उसके बाद थोड़ी दूर चलने के बाद वो रुक गई। इसका मतलब उस पर कोई ना कोई तो बल लगा जिसने कि गेंद को रोक दिया। तो गेंद को रोकने में जो बल लगा वही तो घर्षण बल है। तो घर्षण बल या घर्षण क्या होता है, ये देखिए लिखा हुआ है, वह बल जो दो तलों की सापेक्ष गति का विरोध करता है उसे घर्षण बल कहते हैं। यानी एक तल जब दूसरे तल के सापेक्ष गति करने की कोशिश करता है तो तुरंत उन तलों के बीच एक जो है बल उत्पन्न हो जाता है, जो कि उस वस्तु की गति का विरोध करता है। उसे हम घर्षण बल कहते हैं। इसका कारण क्या है? उसका मूल कारण है, देखा जाए इसकी जो प्रकृति है वो स्थिर वैद्युत बल के कारण है। स्थिर विद्युत बल क्या होता है कि दो आवेश जो हैं एक दूसरे को आकर्षित करें, तो उसी बल को जो है स्थिर विद्युत बल कहते हैं। तो यहां पर क्या है कि जब कोई दो तल आपस में संपर्क में आते हैं तो तलों में मौजूद जो अणु हैं वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, उनके बीच स्थिर विद्युत बल लगता है, जिससे कि दो तल आपस में चिपक जाते हैं, इंटरलॉक हो जाते हैं, और वो पूरी तरह से कितना भी हमें सर जो है वो तल चिकना दिखाई दे तो कोई जरूरी नहीं वो 100% स्मूथ चिकना है, वो उसमें ऊंचा नीचा तो होता ही है। ऐसे अब ये दो तल जो हैं इस तरह से एक दूसरे के संपर्क में आए, एक तल ये है और एक तल ये है। तो जब दो तल संपर्क में आते हैं तो कुछ जगहों पर क्या होता है कि ये तल आपस में बहुत नजदीक होते हैं। उन जगहों पर जो मौजूद अणु होते हैं वो एक दूसरे पर अधिक बल लगाते हैं और इस तरह से इन बिंदुओं पर ये तल जो है चिपक जाते हैं या कहें इंटरलॉक हो जाते हैं। ABCDE कुछ बिंदु दिखा रहे हैं जिन पर ये तल आपस में बिल्कुल इंटरलॉक हो गए हैं। तो जब हम मान लिया इस ऊपर वाले तल में गति प्रारंभ करने के लिए बल लगाते हैं, हमने इस पर बल लगाया, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो ये तल आपस में इंटरलॉक हो गए हैं, जुड़ गए हैं बिल्कुल, उनको उस इंटरलॉकिंग को हमें तोड़ना पड़ेगा। तो शुरुआत में गति को प्रारंभ करते समय हमें अधिक बल लगाना पड़ेगा, क्योंकि जिन जगहों पर वो तल आपस में इंटरलॉक हैं, और इंटरलॉक क्यों हैं, वहां पर मौजूद तलों में जो अणु हैं वो एक दूसरे
के बीच आकर्षण बल लगा रहे हैं, इसीलिए वो इंटरलॉक हो गए हैं। तो जब हम बल लगाएंगे तो ये इंटरलॉकिंग इनकी टूटेगी शुरुआत में, और टूट जाने का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल घर्षण समाप्त हो गया। भाई जो अणु हैं एक दूसरे तल में, वो बल तो अभी भी लगा रहे हैं। हाँ, लेकिन अब कुछ मान जो है पहले से, यानी चलाते समय, गति प्रारंभ करते समय ज्यादा बल लगाना पड़ा, लेकिन अब थोड़ा सा कम बल लगाना पड़ेगा और गति होती रहेगी। तो घर्षण बल का कारण जो है तलों में मौजूद अणुओं के बीच लगने वाला स्थिर वैद्युत बल होता है। सीधी सी बात है, इतना याद रखिए। अब समझिए जरा, घर्षण 2-3 तरह का होता है, उसको समझ लीजिए। एक होता है स्थैतिक घर्षण। स्थैतिक घर्षण का मतलब है स्टैटिक फ्रिक्शन, इंग्लिश में कहते हैं इसमें। ये क्या होता है कि जब कोई वस्तु किसी तल पर रखी हुई है, और ये मान लिया तल है, ये वस्तु रखी हुई है, इसको समझना है। समझ के चीज याद करेंगे तो आसानी रहेगी, अपने ढंग से अपने शब्दों में लिख पाएंगे। अब ये वस्तु ये है और ये बी के ऊपर रखी हुई है। अब हम बल लगा रहे हैं इस पे। जहां हमने बल लगाना शुरू किया, बल की दिशा जो है, मान लिया, चलिए इधर हम बल दिखाते हैं, ये है। अब तुरंत जहां बल लगाया उसी समय एक बल अपने आप उत्पन्न हो गया इन दोनों तलों के बीच, और ये बल इस लगाए गए बल का विरोध कर रहा है, और लगातार उतना ही बना हुआ है जितना कि बल लगाया गया है। मतलब यदि मान लिया हमने 10 न्यूटन का बल लगाया, तो ये जो उत्पन्न घर्षण बल हुआ वो भी 10 न्यूटन का हो गया। फिर हमने मान लिया 12 न्यूटन लगा दिया, तो ये भी 12 हो गया। फिर मान लिया 15 न्यूटन लगा दिया, तो ये भी 15 न्यूटन हो गया। यानी वो जो है वस्तु को गति प्रारंभ करने से रोक रहा है लगातार। तो जब वस्तु ये वस्तु जो है वो बी के ऊपर गति करने का प्रयास कर रही है, गति नहीं कर रही है, और गति करने का प्रयास क्यों कर रही है? क्योंकि इसमें बल लगाया गया है, वस्तु ये पर बल लगाया गया, इसलिए ये गति करने की कोशिश कर रही है। और गति करने की कोशिश करते समय ही इन दो तलों के बीच एक घर्षण बल उत्पन्न हुआ है, जिसको हम स्थैतिक घर्षण कहते हैं। और इस स्थिति में, स्थैतिक घर्षण की स्थिति में वस्तु वास्तव में गति नहीं करेगी, वस्तु रुकी हुई अवस्था में ही होगी। जब हम थोड़ा बल लगाएंगे तो स्थैतिक घर्षण बल भी थोड़ा होगा, बल को बढ़ाएंगे तो स्थैतिक घर्षण बल भी उसी के अनुसार बढ़ जाएगा। तो ये लगातार जो है स्थैतिक घर्षण बल अपने को एडजस्ट कर रहा है और अपने को उतने के बराबर ला रहा है जितना कि लगाया गया बल है। इसलिए वस्तु में अभी भी गति उत्पन्न नहीं हुई है। तो जब तक गति न उत्पन्न हो तो दो तलों के बीच, तब तक लगने, उन तलों के बीच लगने वाले बल को जो है स्थैतिक घर्षण बल कहेंगे। जब कोई वस्तु किसी तल पर गति करने की कोशिश करती है तो तलों के बीच होने वाली गति की विपरीत दिशा में एक बल उत्पन्न होता है, जो होने वाली गति हुई नहीं है, अभी होने वाली गति का विरोध करता है। इसे स्थैतिक घर्षण कहते हैं। स्थैतिक घर्षण बल
तब तक उत्पन्न नहीं होता जब तक कि गति उत्पन्न करने के लिए बल न लगाया जाए। देखिए, घर्षण पहले से नहीं होता, घर्षण तब उत्पन्न होता है जब बल लगाया जाता है, गति उत्पन्न करने की कोशिश की जाती है, तभी घर्षण बल उत्पन्न होता है। दो वस्तुएं ऐसे एक दूसरे के ऊपर रखी हुई हैं, हम कहें कि इनके बीच घर्षण है, एक बात गलत है। घर्षण बिल्कुल नहीं है। घर्षण बल तब उत्पन्न होगा जब हम किसी वस्तु में गति उत्पन्न करने की कोशिश करेंगे, और वो जो बल होगा घर्षण बल, उसको हम स्थैतिक घर्षण कहेंगे। तो स्थैतिक घर्षण की स्थिति में दो तलों के बीच में सापेक्ष गति नहीं होती है। तो ये जो बल हम लगातार बढ़ा रहे थे गति करने के लिए, और जो घर्षण बल उत्पन्न हो रहा है वो भी लगातार बढ़ता जा रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं कि लगातार बढ़ता रहेगा, भाई एक सीमा तक ही तो बढ़ेगा। उसके बाद यदि लगाया गया बल और अधिक हो जाएगा तो वस्तु ए में गति प्रारंभ हो जाएगी। तो ये जो लगाया गया बल है एक सीमा तक एडजस्ट होगा घर्षण बल से, तो घर्षण बल का एक अधिकतम मान हो जाएगा, और उसके आगे यदि हम और बल लगा देंगे तो फिर जो है गति प्रारंभ हो जाएगी। तो स्थैतिक घर्षण की स्थिति में वस्तुओं में गति नहीं होती। अब सीमांत घर्षण क्या हुआ? लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है? स्थैतिक घर्षण बल के अधिकतम मान को सीमांत घर्षण बल कहते हैं। देखा ना कि हमने 15 न्यूटन तक लगाया, तब तक जो है वस्तु में गति उत्पन्न नहीं हुई। जैसे ही हमने 15 पॉइंट बंद किया, तुरंत ये वस्तु गति करने लगी। इसका मतलब जो अधिकतम मान था स्थैतिक घर्षण का वो था 15 न्यूटन। तो 15 न्यूटन से जहां भी जरा भी हमने ज्यादा बल लगाया, तुरंत जो है वस्तु में गति प्रारंभ हो गई। तो जो स्थैतिक घर्षण का अधिकतम मान था उसे ही हम सीमांत घर्षण या सीमांत घर्षण बल कहते हैं। तो स्थैतिक घर्षण बल के अधिकतम मान को सीमांत घर्षण बल कहते हैं या सीमांत घर्षण कहते हैं। तो आइए अब समझते हैं सीमांत घर्षण बल के नियम, लॉज ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। तो मैंने नोट कर रखा है, पहला नियम है कि सीमांत घर्षण बल का परिमाण संपर्क तलों की प्रकृति, मतलब उसके चिकनेपन या खुरदरेपन पर निर्भर करता है। यानी जो कोई तल जो है जितना ज्यादा चिकना होगा उसमें घर्षण बल कम होगा, नेचुरल सी बात है। खुरदरे तल में जो है घर्षण अधिक होता है। दूसरा है सीमांत घर्षण बल संपर्क तलों के स्पर्श रेखीय तथा गति उत्पन्न करने के लिए आरोपित बाह्य बल के विपरीत होता है। जैसे ये मान लिया कोई तल है और इस पर कोई दूसरी वस्तु रखी हुई है, ये हमने बाह्य बल लगाया इसमें गति उत्पन्न करने के लिए, तो जो घर्षण बल उत्पन्न होगा वो इन दो तलों को मिलाने वाले बिंदु पर यदि स्पर्श रेखा खींची जाए तो इस स्पर्श रेखा के अनुदेश ये सीमांत घर्षण बल उत्पन्न होगा। लगाए गए बल के विपरीत दिशा में घर्षण बल उत्पन्न होता है। तीसरा है कि सीमांत घर्षण बल अभिलंब प्रतिक्रिया बल के अनुक्रमानुपाती होता है। ये इंपॉर्टेंट नियम है। अब देखिए ये जो हमारा वस्तु है वो उसका भार जो होगा वो नीचे की तरफ कार्य करेगा। भार क्या है? mg है। ये तल इस वस्तु पर ऊपर की तरफ एक प्रतिक्रिया बल लगाता है जिसको हम कहते हैं अभिलंब प्रतिक्रिया बल।
तो इस अभिलंब प्रतिक्रिया बल के अनुक्रमानुपाती होता है ये हमारा सीमांत घर्षण बल। ये जो R है उसके अनुक्रमानुपाती होता है, मतलब Fs अनुक्रमानुपाती होगा R के। तो Fs बराबर हो जाएगा म्यू एस R, और R बराबर क्या होता है, mg होता है। और यहां पर ये म्यू एस क्या है, म्यू एस जो है, म्यू एस यहां म्यू एस स्थैतिक घर्षण गुणांक है। तो चूंकि R बराबर mg होता है, यानी ये प्रतिक्रिया बल इसके भार के बराबर होता है। जैसे जैसे भार वस्तु का बढ़ेगा प्रतिक्रिया बल भी बढ़ता जाएगा, अर्थात सीमांत घर्षण बल का मान भी उतना ही अधिक होता जाएगा। और तो हमारा ये Fs बराबर हो जाएगा म्यू एस mg। अब चौथा है कि सीमांत घर्षण बल संपर्क तलों के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता। यानी जो संपर्क तल हैं, ये इस वस्तु का ये इतना संपर्क तल है जो दूसरे तल के संपर्क में है, तो ऐसा लगता है कि क्षेत्रफल पर निर्भर करेगा, लेकिन क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करेगा। निर्भर करेगा तलों की प्रकृति पर, जो कि पहले पॉइंट में भी ही लिखा गया है। तो इस तरह से ये 4 नियम है, विशेषकर इसका काफी प्रयोग होता है, इस नियम का, कि जहां पर जो है स्थैतिक घर्षण बल जो है वो अभिलंब प्रतिक्रिया बल R के अनुक्रमानुपाती होता है। तो यहां पर जो है म्यू एस जो है स्थैतिक घर्षण गुणांक है। तो अभी कुछ घर्षण का भाग बच गया है, वो अगले वीडियो में पूरा करेंगे। उम्मीद है कि आज जो चीजें समझाई गई हैं वो समझ में अवश्य आई होंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।